Hello aspirants, welcome to IOS Mentorship. I welcome you all to the next lecture of Geography class 10th, and that is your chapter number 4. We have came to chapter number 4 और ये है एग्रीकल्चर के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिला कि मैम ने खरीफ रबी क्रॉप्स के बारे में नहीं बताया, तो I would like to tell all those students to have patience. धीरे धीरे सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। और भी दो तीन लोगों का फीडबैक ये भी था कि सॉइल मैम ने हॉलिस्टिक तरीके से नहीं पढ़ाया। आप क्लास 9th में यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू टीच सॉइल इन ए वेरी हॉलिस्टिक वे, जबकि सॉइल जो है वो क्लास 10th का चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर है, तो मैं उसको हॉलिस्टिक वे से कैसे बताऊंगी बताइए। तो इसीलिए हैव पेशेंस। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, आप थोड़े पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए। उसके बाद अगर कोई टॉपिक बचता है देन आप फिर मुझे बताइए, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर क्या है। India is an agriculturally important country as 2/3 of its population is engaged in agricultural activities। ये तो आपको पहले से पता है। इकोनॉमी में कितने टाइप्स की एक्टिविटी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी। इसमें प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं। तो रॉ मटेरियल मतलब कि एग्रीकल्चर से मिलेगा हमको, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन इज अराउंड 1.8 बिलियन। इसकी 2/3 पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इसीलिए हमेशा इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोला जाता है। ओके, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप्स के फार्मिंग होते हैं। So there are various types of farming systems in different parts of the India. First one is primitive subsistence farming. ठीक है, पहला क्या है? primitive subsistence farming. It is a slash and burn agriculture. ये क्या है? slash and burn agriculture है। अब slash and burn agriculture हमने पिछले क्लास में कवर किया था, ठीक है, जिसमें जो है एक बार खेती कर लेते हैं एक पैच ऑफ लैंड में फार्मर्स, फिर उसका जब दूसरे क्रॉप्स या उनका काम जब हो जाता है तो व्हाट दे डू, दे कट ऑल द क्रॉप्स एंड दे यूज टू फायर दैट पैच ऑफ एरिया, स्लैश एंड बर्न। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव, डिगिंग डिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। ये सब चीजों से जो है आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। The farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, suitability of other environment conditions to the crops grown. फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है? मॉनसून पे, बिकॉज इट विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, कितना अच्छा सॉइल है, और सूटेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे आपका सन हो गया, आपके मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एटसेट्रा। दिस इज योर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें जो है लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसको इंटेंसिव है, ठीक है। Where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. Obviously, जहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स ज्यादा लग रहे हैं, इरिगेशन ज्यादा चाहिए। This method is commonly done when less land holding is available. This type of farming, this method, ये जो मेथड है इंटेंसिव फार्मिंग का, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, ये कब किया जाता है? जहाँ पे लैंड कम है, लेस लैंड होल्डिंग इज अवेलेबल, ठीक है, तो वहां पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्लैश एंड बर्न हो रहा था, इंटेंसिव में लेबर बहुत इंटेंस है, इसलिए है क्योंकि उनको बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन से काम करना है।
Next type is your commercial farming. This type of farming is done using higher doses of modern inputs such as high yielding variety seeds, HYV seed हो गए, chemical fertilizers हो गए, insecticides हो गए, pesticides हो गए, in order to obtain high productivity. ठीक है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग। ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्यों होती है, क्या होती है? ऐसे फार्मिंग होती है जिसमें मॉडर्न इनपुट्स जो है वो यूज होते हैं। क्लियर? जैसे आपका HYV सीड हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन मतलब बहुत एक वास्ट एरिया में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करना, जैसे कॉफी, रबर, टी। In this type of farming, a single crop is grown on a large area, जो मैंने बताया अभी। तो this is your commercial farming. Clear? तो इसके examples you can write it down. Examples of commercial farming are sugarcane, then comes your cotton, rubber, coffee, etc. So these are some of the examples of your plantation or commercial farming done in India. तो लिख लीजिए, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए एंड देन विल बी मूविंग अहेड, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप यू हैव रिटन। आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू लुक। दिस इज आवर IAS मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी UPSC CSE एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। पॉज करके देखिए व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। वी आर प्रोवाइडिंग विथ यू अ कंप्लीट पैकेज विच इज हैविंग ऑल द थिंग्स इन इट। 360 डिग्री प्रोग्राम है ये, होलिस्टिक कवरेज है। or for those students who need the mentorship program from the start of their preparation, foundation से जिनको जरूरत है उनके लिए है IAS mentorship का foundation program। ठीक है? तो for those students who want to get enrolled and want a mentor to be always with them, वो इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं। और हमारे मेंटर रियासत अली सर has already helped many students to crack this examination under his guidance। आप देख सकते हैं टॉपर्स भी हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे रैंक लाए हैं, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम। तो हम फ्रीक्वेंटली बैचेस लॉन्च करते रहते हैं। टू नो अबाउट द रीसेंट बैच, डू गिव ए कॉल ऑन दिस नंबर, योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड और हम आपको हेल्प करेंगे लेटेस्ट बैच में एनरोल करने के लिए। With this, let us move ahead and try to understand the cropping patterns in India. For those students who were complaining कि मैम ने तो रबी, खरीफ, ज़ैद बताया ही नहीं, this is specially for them। ठीक है? चलिए, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि क्या क्या टाइप के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होते हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? What you think? देखिए, पहला तो है रबी क्रॉप। राबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिनको उगाया जाता है विंटर में, ठंड के मौसम में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। हार्वेस्ट का मतलब कि निकालना, मतलब कि पूरा ग्रो हो गया है, अब उसको निकालने का समय आ गया। सो कब कर रहे हैं हम? अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्ट कब कर रहे हैं? अप्रैल टू जून। और इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स क्या क्या है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है? अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का BMW PG। ठीक है? BMW बार्ले, मस्टर्ड, वीट, पीस एंड ग्राम, ये आपका निमोनिक मैंने बता दिया राबी क्रॉप को याद करने के लिए, BMW PG। तो राबी क्रॉप समझ गए आप। नेक्स्ट है आपके खरीफ क्रॉप्स। ये ग्रो होते हैं विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
मॉनसून की शुरुआत में ये ग्रो होते हैं अलग अलग एरिया में कंट्री के, ठीक है, जब मॉनसून की शुरुआत होती है। और हार्वेस्ट होते हैं सितंबर अक्टूबर, मतलब आप बोल सकते हो कि लास्ट जून से शुरू हो जाते हैं इनके क्रॉप्स को उगाना और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद राबी क्रॉप को लगा दिया जाता है, दिख रहा है ना। तो इसीलिए जो है सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, पराली जलाते हैं वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब हरियाणा पराली जलाते हैं ताकि लैंड जल्दी से खाली हो राबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और इसी की वजह से पॉल्यूशन फॉग लाइक कंडीशन स्मॉग आर हैपनिंग इन दिल्ली विच इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट यूटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन जो है वो है पैडी मेज ज्वार बाजरा तूर मूंग उड़द कॉटन जूट ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ओके, तो ये है, अंडरस्टूड, फाइन। जैद क्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो राबी और खरीफ सीजन के बीच में ग्रो होते हैं, मतलब ठंड और जो बरसात है उसके बीच में ग्रो होने वाले जो हैं वो जैद क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो आप तीन क्रॉप समझ गए। देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर वाटरमेलन मस्क मेलन कुकुम्बर वेजिटेबल्स फॉडर क्रॉप्स। तो मतलब कि आप बोल सकते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, राबी खरीफ एंड जैद, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन, और इसी का निमोनिक्स भी इसका बना लीजिएगा खरीफ का भी। आगे बढ़े, हैव यू रिटन राबीज खरीफ एंड जैद। Next are, let us try to understand some of the very important crops in India. First is your rice. तो राइस क्या भैया स्टेपल फूड क्रॉप है वो, ऑब्वियसली नो डाउट इट्स अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। भात के बिना किसी का नहीं चलने वाला, है ना। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which requires high temperature, high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. क्या क्या बोला मैंने, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं राइस के लिए आपको जानना है। पहला हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई ह्यूमिडिटी, तीसरा रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ये आपको जानना है। अंडरस्टूड, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन, कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन जहां पे भी रिवर्स डेल्टा बनाती है। क्लियर, एक बार एक काम करिए, इंडिया का मैप बनाइए, ऐसे ही थोड़ा रफ हैंडेडली बनाइए। Okay, so this is your major crops. Next, moving ahead with the next crop, that is your wheat. मैं क्लास में बीच बीच में पॉज ले रही हूँ जानबूझ के, so that you keep writing in your class. Don't delay the things. Wheat is the second important cereal crop. गेहूं, wheat नहीं रहेगा तो रोटी कैसे खाओगे आप लोग। It is main food crop in north and northwestern parts of the country. This rabi crops requires a cool growing season with 50 to 75 centimeters of annual rainfall and bright sunshine at the time of ripening. Very important thing, cool growing season होना चाहिए, रेनफॉल इतना होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। किस समय, राइपनिंग के समय, ठीक है।
Wheat growing regions are Ganga Satluj plains in India, northwest and black soil regions of the Deccan. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट गंगा सतलज प्लेन और आपका ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन पार्ट. दिस इज द वीट का कंडीशन. मिलेट्स, मिलेट्स पे आते हैं. तो आप लोग मुझे ये बताइए, इंडिया ने 2023 को क्या डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023. सो मिलेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. मिलेट्स जौर, बाजरा, रागी, चना, जितने भी कोर्स ग्रेन होते हैं ना, मोटा चना, मोटा वाला, मोटा अनाज, उनको मिलेट्स बोलते हैं. दे आर हैविंग वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होते हैं. दूसरी चीज ये है, मिलेट्स में आप लिख सकते हैं कि दे कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सीजन. उनको कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि चमकदार सन चाहिए जैसे वीट को चाहिए, उनको ऐसा नहीं कि बहुत पानी गिरना चाहिए, नहीं. वो एरिड कंडीशंस में भी, सॉल्ट टॉलरेंट सॉइल में भी, और दे कैन ग्रो इन इवन वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसमें भी ग्रो हो जाते हैं. इसलिए मिलेट्स को जो है इंडिया प्रमोट कर रही है कि इसमें उगाने में बहुत कम एफर्ट है, लेकिन अगर आप आउटपुट देखो, रिजल्ट देखो, तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिलेट्स का. अंडरस्टूड? कमिंग टू द पल्सेस. दाल. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. Major source of protein in vegetarian diet. Obviously दाल major source of protein, इसीलिए बोलते हैं दाल खाया करो. These needs less moisture and survival in dry conditions. Okay? क्या बोला जा रहा है? ये लेस मॉइस्चर चाहिए इनको, और इवन ये ड्राई कंडीशंस में भी जो है ये सरवाइव कर सकते हैं. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या क्या है भाई? एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. ठीक है, अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? आई होप यू आर क्लियर विथ एवरीथिंग. तो पल्सेस हो गए, राइस हो गए आपके, उसके बाद वीट हो गए, उसके बाद हमने पढ़ा मिलेट्स हो गए. So these are some of the extremely important crops which you should be knowing and which are grown in India. ठीक है, चलिए. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. अभी तो हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है ना. ग्रेन्स मतलब दाने, जितने भी अपने पढ़े हैं, राइस हो गया आपके, ये हो गए, वो सब ग्रेन्स हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट अदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. फर्स्ट इज योर शुगर केन. शुगर केन जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. ट्रॉपिक्स में भी ग्रो होता है, सब ट्रॉपिक्स में भी. अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक क्या है. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 and 100 centimeter. Temperature hot and humid climate होना चाहिए, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 75 से 100. ये तीन कंडीशंस यू नीड टू रिमेंबर फॉर द शुगर केन. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा. ठीक है, दिस इज योर शुगर केन. नेक्स्ट इज योर ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स कवर अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री. अगर 100% इंडिया है तो उसका जो है 12% ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं उस एरिया में. These are used as cooking mediums as well as used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. और भी चीजों में इनका यूटिलिटी है, मतलब इन ऑयल सीड्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट इज योर चाय, जिसके बिना तो जीवन ही नहीं है शायद आप सभी लोगों के लिए. इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या थी? इट्स दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्जर एरिया. It is an important beverage crop introduced in India initially by Britishers. चलो ब्रिटिशर्स ने कुछ तो अच्छा काम किया. It requires warm and moist, frost-free climate with frequent showers all throughout the year. मतलब इनके बहुत नखरे हैं टी के. क्या क्या चाहिए भाई टी के लिए? Warm and moist, frost-free climate चाहिए, मतलब आइसी नहीं होना चाहिए क्लाइमेट,
और हल्की हल्की जो है बारिश होती रहनी चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. These are the places. Next, coming about coffee. Indian coffee is also known in the world for its good quality. It is cultivated, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. कहाँ कहाँ मिलता है? नीलगिरी में, केरला में और तमिलनाडु में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में आ जाओ। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल्स, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी, टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, मिर्ची। India is a producer of tropical as well as temperate fruits, vegetables plus fruits. India produces about 13% of world's vegetables. This you should be knowing. Very important data for you all. ठीक है? अब नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसको खाया नहीं जाता बट उसका दूसरा यूज है। पहला है आपका रबर। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. जो आपका रबर है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज आवर अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इक्वेटोरियल क्रॉप है रबर, इक्वेटर पे ग्रो होता है, जितने भी एरियाज आपके इक्वेटर पे मिलेंगे वहां पे रबर ग्रो होता है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो होते हैं। स्पेशल कंडीशंस में यहाँ पे भी ग्रो हो जाते हैं और यहाँ पे भी ग्रो हो जाते हैं। क्लियर? क्या क्या कंडीशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, रेनफॉल कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल। टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन। कहाँ ग्रो होते हैं भाई? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। क्लियर? नाउ कमिंग टू द फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट, हेम्प, natural silk are four major fiber crops grown in India. ठीक है, कौन कौन से फाइबर क्रॉप्स भाई? कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, है ना, ये फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is also known as sericulture. सिल्कवॉर्म से सिल्क फाइबर निकालने की प्रक्रिया को सेरिकल्चर बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू ऑल। ठीक है, ओके। कॉटन आ जाओ भाई। कॉटन, it is a kharif crop, grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. ये खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप समझ में आ गया, ऐसे क्रॉप है जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ग्रो होते हैं और इनका हार्वेस्टिंग कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होते हैं कॉटन। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. मतलब कितने सारे इनके क्या बोला जा सकता है, नखरे देख लो आप। ये सब चीजें जरूरत है इनकी। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी। नेक्स्ट इज योर जूट, नेक्स्ट फाइबर। It grows well on the well-drained fertile soils in the floodplains where the soils are renewed every year. कहाँ पे ग्रो होते हैं जूट? Well-drained fertile soils में। और फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स में जो फर्टाइल सॉइल है, वेल ड्रेन मतलब जिसमें से इम्प्यूरिटीज हट चुकी हैं, वेल ड्रेन, वहां पे। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय। यूज क्या है जूट का? गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarns, carpets, other artifacts, parachutes। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रिफॉर्म्स।
टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फर्स्ट, अब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिफॉर्म्स किए गए हैं एग्रीकल्चर पे, वो आपको देखना है। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। ये फैक्ट ना आप लोग देख लो, याद कर लो, ठीक है। 60% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन किस वर्क पे एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर पे। After independence, major institutional reforms such as collectivization, consolidation of the holdings, cooperation and abolition of zamindari were given priority. ठीक है, बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी दिया गया। कलेक्टिवाइजेशन हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन ऑफ, ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। In 1960s and 1970s, technical reforms such as Green Revolution and White Revolution are also introduced to improve the condition of agriculture. एग्रीकल्चर को और बढ़ाने के लिए, उसके एफिशिएंसी को और इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसमें हाई यील्डिंग सीड्स हो गए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज हुआ, जिससे जो है पहले अगर आप 10 दिन में 10 क्रॉप उगा रहे थे तो आप 100 क्रॉप उगाने लगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन फॉर द डेयरी। 1980s and 1990s में वेरियस प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स प्रोवाइडेड लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे बैंक्स खुल गए, ग्रामीण बैंक, जो लोगों को लो इंटरेस्ट पे लोन देते थे। तो इससे क्या होगा? पीपल विल बाय मोर इक्विपमेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंडरस्टूड? Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance are some of the other schemes introduced by Government of India for the benefits of farmers. किसान क्रेडिट कार्ड और पेस, ये सब आपको याद रखना है। Special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on radio and television. टेलीविजन और रेडियो पे बहुत सारे वेदर बुलेटिन भी इंट्रोड्यूस होने लगे, फार्मर्स को जो बताते थे कि इस समय ये बारिश की संभावना है, इस समय ये होने की संभावना है। तो उससे क्या होता था? फार्मर्स विल गेट मोर प्रिपेयर्ड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, रेम्यूनरेटिव प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन वाज डन। एमएसपी के बारे में सभी जानते होंगे। इट इज दैट प्राइस विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट, जिसके नीचे कोई भी फार्मर्स के क्रॉप्स नहीं बिकेंगे, उसके ऊपर ही बिकेंगे। रेम्यूनरेटिव प्राइस हो गया, ऐसी प्रोक्योरमेंट प्राइस भी होता है, वो सब भी सेट किया गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब ये हेडिंग है, इसके अंदर देखो 2010 और 11 में अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। इस ईयर में 52% टोटल वर्कफोर्स इंडिया की जो है वो फार्म सेक्टर में थी, मोर देन 50%। India's GDP growth rate is increasing over years, but it is not generating sufficient employment opportunities in the country. ग्रोथ रेट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है ना? ये तो आप लोग भी मानते हो। टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, द NFSS, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन। सारे सिटीजन को फूड सिक्योरिटी मिलने के लिए। फूड सिक्योरिटी मतलब सभी के पास अनाज होना। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, पहला बफर स्टॉक, दूसरा PDS। बफर स्टॉक में फूड क्रॉप्स रखे जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? PDS करता है। जो FCI है वो मान लो आप बफर का काम करती है, और जो PDS है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। PDS is a program which provides food, grains and other essential commodities at subsidized price in rural and urban areas. ठीक है, क्या काम करती है PDS? वो फूड ग्रेन्स और भी एसेंशियल कमोडिटीज को सब्सिडाइज प्राइस में, कम रेट में जो है रूरल और अर्बन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी का करने का क्यों नीड पड़ा?
नीड इसलिए कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, कॉमन पीपल को अफोर्डेबल प्राइस में मिले। द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए, पुअर को फूड मिले, कोई खाली पेट ना सोए। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स। ठीक है, व्हीट और राइस का एक सपोर्ट प्राइस फिक्स करना, और क्योंकि ये दो मेन क्रॉप्स होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो इन फैशन दीज डेज बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड टू अवॉइड fertilizer, pesticides, chemicals. Hence, it is also not affecting environment in negative manner. Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereals to high value crops, which will increase incomes and reduce environmental degradation simultaneously. ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन में कि इंडियन फार्मर्स को जो है अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को बस अनाज ना ग्रो करके दूसरे वैल्यू भी ग्रो करना चाहिए, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो इनकम भी बढ़ाएगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी रोकेगा। क्लियर? So this is all about your chapter number 4 of Geography NCERT class 10. I hope you understood it. We have covered very important topics and I hope that I have clearly told you about Kharif, Rabi and Zaid crops for those students who were saying that मैम ने ये वाला नहीं कराया, तो वो मैंने आज कवर करा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डू कमेंट योर डाउट्स, आई विल रिजॉल्व इट। So we'll meet in the next lecture, that is your chapter number 5.